नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पिथौरागढ़ से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। नेपाल आर्मी के जवानों का मूवमेंट हुआ है। बड़ी खबर पिथौरागढ़ से आपको बता रहे हैं, नेपाल आर्मी के जवानों का मूवमेंट हुआ है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। छागरू तिकर मोटर मार्ग के निर्माण के लिए ये नेपाल आर्मी के जवान आए हैं। इससे पहले दारचूला में सशस्त्र प्रहरी की जगह बटालियन की स्थापना की गई है। तो सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, नेपाल आर्मी के जवानों का मूवमेंट देखा गया है। उत्तराखंड के हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जानते हैं इस खबर के बारे में। अजीत, जिस तरह से नेपाल आर्मी के जवानों का यह मूवमेंट हुआ है, क्या कुछ जानकारी है, किस तरह का यह मूवमेंट है? देखिए, कल की शाम की सूचना है कि नेपाल आर्मी के जो ब्रिगेडियर थे मिस्टर गुरुंग, वो कल जो धारचूला के सामने एक धारचूला जगह पड़ती है जो नेपाल का डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर आए थे। वहां उनका हेलीकॉप्टर उतरा, जैसा अभी एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को दिखाया। और उसी के साथ साथ वहां चूंकि जो उनके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज होती है उसको हटा करके आर्मी की बटालियन तैनात की जा रही है। उसके ऊपर की तरफ फिर जब आगे चलते हैं काला पानी की तरफ, वहाँ छांगरू के पास वहाँ एक नई सड़क वो अपना एस्टेब्लिश कर रहे हैं। वो सामरिक लिहाज से उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण और हमारे लिए बहुत खतरे वाली सड़क होगी। तो इसी के लिहाज से ये सारा इनका अभियान चल रहा है। और सभी जानते हैं कि पिछले 1.5-2 महीने से चाइना के इशारे पर नेपाल की जितनी गतिविधियां भारतीय सीमा पर बढ़ी हैं उतनी कहीं नहीं बढ़ी हैं। तो ये कल का भी इनका मिलिट्री का जो नेपाल आर्मी के ब्रिगेडियर का दौरा था, तो ये भी उसी संदर्भ में था। और उन्होंने आप देख भी रहे होंगे कि रमेश गुरुंग जो यहाँ आए थे, ये एक गोपनीय विभाग की एक रिपोर्ट है जो खुफिया विभाग है, उन्होंने ये रिपोर्ट शासन को भेजी है। तो अब इस मूवमेंट के बाद भारत की तरफ से किस तरह की तैयारी है? भारत के जवानों की, भारत की आर्मी की अगर बात करें, वहां के स्थानीय प्रशासन की बात करें, तो किस तरह की जो है तैयारी है? नहीं, जो भारतीय आर्मी है अभी तो वहां पर चूंकि नेपाल की सीमा की सुरक्षा एसएसबी करती है, और एसएसबी की पूरी तमाम टुकड़े और अतिरिक्त बल पिछले महीने ही भेज दिया गया था जो हालात। तो भारतीय जो सशस्त्र बल है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, वो अपने मोर्चों पर बिल्कुल एकदम से मुस्तैद हैं, लेकिन नेपाल की गतिविधियां ज्यादा बढ़ रही हैं। जी अजीत, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो नेपाल आर्मी के जवानों का यह मूवमेंट देखा गया है पिथौरागढ़ में। आगे रुक करते हैं एक बड़ी खबर का। जोशीमठ से एक बड़ी खबर आई है, जहां आईटीबीपी के डीजी जोशीमठ दौरे पर पहुंचे हैं। तो जोशीमठ दौरे पर आईटीबीपी के डीजी सुरजीत सिंह पहुंचे हैं। भारत चीन सीमा पर 4 दिवसीय दौरे पर ये पहुंचे हैं। आईटीबीपी के जवानों के साथ पैदल माड़ा पास के लिए निकले हैं और 24 किलोमीटर का दुर्गम रास्ता पार कर ये माड़ा पास पहुंचेंगे और कल नीति बॉर्डर का दौरा करेंगे डीजी सुरजीत सिंह। हमारे साथ उत्तराखंड के हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी लगातार बने हुए हैं। सर, जिस तरह से अब ये खबर भी सामने आ रही है कि जो आईटीबीपी के डीजी हैं वो जोशीमठ दौरे पर पहुंचे हैं, तो बॉर्डर पर लगातार जिस तरह से ये हलचल है, तो इसको किस नजरिए से देखा जाना चाहिए? देखिए, जो सामरिक महत्व की हमारी तैयारियां हैं, अपनी सरहद को सुरक्षित करने का जो अभियान है, जो तैयारियां हमारी चल रही हैं, उसी क्रम में आईटीबीपी के चीफ वहां पर पहुंचे हैं। और ये जो एरिया है जोशीमठ से आगे वाला, ये चाइना बॉर्डर से मिलता हुआ है। अभी हम जिसकी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे तो वो नेपाल सीमा थी, और ये जो जोशीमठ से आगे का एरिया है ये चाइना बॉर्डर से मिलता है। क्योंकि चाइना के साथ जो टकल हमारा पिछले 2 महीने से चल रहा है, या उससे भी पहले से जो छुटपुट घटनाएं हो रही है, उनको देखते हुए जो बॉर्डर पर हमारी फोर्सेज हैं उनको थोड़ा सा और मुस्तैद करने के लिए और उनको मोटिवेट करने के लिए, उनमें एनर्जी भरने के लिए आईटीबीपी के डीजी वहां पहुंचे हैं। और इसके अलावा जो वहाँ दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, आर्मी है, उनकी टुकड़ियां पिछले महीने ही बढ़ा दी गई थी। जब लेह और लद्दाख में वो हमारे सिपाहियों को मारने वाली जो घटना हुई थी, उसके बाद से लगातार पूरे सरहद पर ये तनाव बना हुआ है। और नेपाल और चाइना से लगती हुई उत्तराखंड की 350 किलोमीटर की लगभग की जो सरहद है, उसको बहुत चौकसी बरतने के लिए और उस पर सुरक्षा और मजबूत करने के लिए ये सारे इंतजाम, बिल्कुल चौकसी बरतने के लिए सारे इंतजाम। बहुत शुक्रिया आपका अजीत राठी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर, जोशीमठ दौरे पर पहुंचे हैं आईटीबीपी के डीजी सुरजीत सिंह। भारत चीन सीमा पर 4 दिवसीय दौरे पर ये पहुंचे हैं। आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के कारण भूस्खलन होने से केदारनाथ पैदल मार्ग बाधित हो गया है। पैदल यात्री रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। रास्ते के दोनों ओर गाड़ियों की कतार लगी हुई है।
जो केदारनाथ हाईवे है वो भी भूस्खलन के चलते प्रभावित हुआ है। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये केदारनाथ पैदल मार्ग है जहां भूस्खलन हुआ है और इस दौरान जो यात्री तीर्थयात्री यहां पर फंसे हुए थे उनको निकालने का काम जारी है, उनको सुरक्षित निकाला जा रहा है। कल से रुकी हुई है केदारनाथ यात्रा क्योंकि इस इलाके में लगातार भूस्खलन हो रहा है और इसकी वजह से जो तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। ये तस्वीरें केदारनाथ पैदल मार्ग की हैं जहां भूस्खलन हुआ था और उसके बाद इन तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। मॉनसून सीजन में जमकर हो रही बारिश से पौड़ी की सड़कें एक बार फिर से बाधित हुई हैं। बारिश से जिले की 11 सड़कें लैंडस्लाइड से बाधित हो गई हैं जिन्हें खोलने में लोक निर्माण विभाग जुट गया है। इनमें 10 ग्रामीण सड़कें और एक ओडीआर सड़क शामिल है। जिले में कई बार हुए लैंडस्लाइड का कारण जिला प्रशासन ने उन सड़कों को भी माना है जिन पर नई कटिंग हुई है, यानी कि जो सड़कें बनाई जा रही हैं उसकी वजह से जो कटिंग हो रही है उससे भी लैंडस्लाइड हो रहा है। तो लगातार जो बारिश है वो परेशानी का सबब बन रही है। पौड़ी की 11 ऐसी सड़कें हैं जो लैंडस्लाइड की वजह से बाधित हुई हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रास्ता खोलने का भी काम जारी है, जेसीबी की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। मसूरी में सुबह से हो रही तेज बारिश लोगों की परेशानी को बढ़ा रही है। तापमान में तो गिरावट आई है लेकिन साथ ही जनजीवन भी इससे प्रभावित हो गया है। बारिश के चलते लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी रोड पर बालवाड़ी के पास एक बड़ा पेड़ गिरने से रास्ता बंद हो गया। फायर सर्विस के जवान रास्ता खोलने में जुट गए। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग पर भी भूस्खलन हुआ है। तो मसूरी की ये तस्वीरें हैं। मौसम विभाग ने जिस तरह से चेतावनी जारी की थी पहाड़ी जिलों में, तो लगातार वहां पर बारिश हो रही है। मसूरी में भी लगातार बारिश हुई। ये बड़ा पेड़ रास्ते में गिर गया और इसकी वजह से जो सड़क बाधित हो गई। तो अब आप देख सकते हैं फायर सर्विस के जो जवान हैं वो इस रास्ते को खोल रहे हैं, पेड़ को काट कर हटा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी कड़ी में हल्द्वानी का रुख करते हैं। हल्द्वानी में भी लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है जिससे कई इलाकों से आवाजाही ठप हो गई है। सूखी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। लगातार बारिश की वजह से सूखी नदी पर पुल नहीं होने से ग्रामीण परेशान हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सूखी नदी है ये जहां पर पानी भर गया है और लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। पैदल लोग इस नदी को पार कर रहे हैं क्योंकि इस नदी पर पुल नहीं है। कर रहे हैं, इस नदी पर पुल नहीं है और जिसकी मांग लंबे समय से ये ग्रामीण करते आ रहे थे लेकिन किसी ने इनकी मांग नहीं मानी। और अब देखिए जिस तरह से इस नदी का जलस्तर बढ़ा है बारिश के बाद, अब भी लोग पैदल इस नदी को पार करने को मजबूर हैं। देखिए घुटनों तक पानी है और लोग इस नदी को पैदल ही पार कर रहे हैं। यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है अगर नदी का जलस्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो, लेकिन फिलहाल इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। हरिद्वार से भी एक बड़ी खबर आ रही है। वहां भी बारिश से हाल बेहाल हो गया है। तो हरिद्वार में भी बारिश से हाल बेहाल हुआ है। कई इलाकों में जल भराव हो गया है। बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। तो हरिद्वार में भी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई इलाकों में पानी भर गया है। चंद्राचार्य चौक और ज्वालापुर में जल भरा हुआ है। इसके साथ ही कनखल के हनुमंतपुरम में भी हालत खराब हो गई है। तो हरिद्वार में भी बारिश से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में अभी भी हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। सड़कें ध्वस्त होने से लोगों को आवाजाही की समस्या हो रही है। धापा गांव के लोग आपदा पीड़ितों को
प्राइमरी स्कूलों में शिफ्ट किया गया है। बंगा पानी में पुल बह गया था, वहां पर फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन ऐसे कई गांव हैं जहां हालात अभी भी नहीं सुधरे हैं। तो पिथौरागढ़ की मुनस्यारी तहसील की ये तस्वीरें हैं, जहां कई ऐसे गांव हैं जो आपदा के बाद प्रभावित हुए थे आपदा के दौरान, लेकिन अभी भी वहां हालात सामान्य नहीं हुए हैं। देखिए जिस तरह से ये पानी बह रहा है और लड़की उस रास्ते को पार करने की कोशिश कर रही है। आपदा पीड़ित लोगों को प्राइमरी स्कूलों में शिफ्ट किया गया है और ये तस्वीरें हैं पिथौरागढ़ की मुनस्यारी तहसील की, जहां पर आपदा के बाद किस तरह के हालात बने हैं। लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं, जो पुल था वो बह गया था और अब लोगों की दिक्कतें अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। तो धापा गांव में गए तो धापा गांव में बहुत ऊंचाई से एक जो भूस्खलन हुआ, उससे धापा गांव में उसकी खेती भी खत्म कर दी और कई मकानों में मलबा भर गया और जिससे जो है वहाँ पर वो क्षेत्र एक जोन उसका थोड़ा बहुत वो असुरक्षित हो गया। तो लोगों को सब प्राइमरी स्कूल में शिफ्ट किया गया ताकि लोग सुरक्षित रह सके। वहाँ पर फिर राशन पानी और इसकी व्यवस्था बिजली की कराई गई। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि गैरसैंण दौरे पर जा रहे हैं पूर्व सीएम हरीश रावत। गैरसैंण की सीमा पांडुवा खाल में प्रवेश कर चुके हैं पूर्व सीएम हरीश रावत, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। कांग्रेस नेताओं के साथ हरीश रावत बैठक भी करेंगे और गैरसैंण को लेकर 2022 की रणनीति पर चर्चा भी करेंगे। तो गैरसैंण के दौरे पर हैं आज पूर्व सीएम हरीश रावत और यहां पांडुवा खाल में प्रवेश किया है हरीश रावत ने, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। हालांकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनके इस दौरे को राजनीति से प्रेरित बताया था। उत्तराखंड के लोगों के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर है। प्रदेश सरकार ने कोरोना के लिए होम आइसोलेशन को मंजूरी दी है। अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया है, लेकिन इसके लिए गाइडलाइंस बनाई गई हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम संबंधित शख्स के घर जाएगी, जिसमें देखा जाएगा कि होम आइसोलेशन में वो शख्स रह सकता है या नहीं। अगर नहीं तो उसे अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। तो होम आइसोलेशन क्या होता है वो भी हम आपको बता रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव की देखभाल के लिए इस दौरान घर में एक शख्स का होना बेहद जरूरी है, जो देखभाल करे और डॉक्टर को हर जानकारी दे। इस दौरान जो होम आइसोलेशन है वहां पर एक हवादार कमरा होना चाहिए। मरीज के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड होनी चाहिए। गंभीर बीमारी वाले मरीज होम आइसोलेशन में नहीं रह सकते हैं। हमेशा ट्रिपल लेयर मास्क पहनना है मरीज को। हर 8 घंटे में इस मास्क को बदलना होगा। मास्क को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से डिस्कार्ड करना होगा। मरीज को घर के सभी लोगों से दूर सिर्फ अपने कमरे में ही रहना होगा। ये क्या करें क्या नहीं करें वो भी हम आपको बता रहे हैं। खास तौर पर बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के संपर्क में नहीं आए ऐसे मरीज। साथ ही जूस और पानी जैसे तरल पदार्थ लगातार लेते रहें। होम आइसोलेशन खत्म कब होगा वो भी हम आपको बता रहे हैं। लक्षण सामने आने के 10 दिन बाद होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज मिल जाता है। इसके अलावा लगातार 3 दिन तक अगर बुखार नहीं आता है तो भी होम आइसोलेशन खत्म हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी 7 दिन तक मरीज को आइसोलेट रहना होता है। साथ ही अपने स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग खुद ही करनी होती है इस दौरान। इस बार हमने परमिशन किया है, लेकिन सतर्कता के साथ कि उनके घरों में पर्याप्त व्यवस्था है कि नहीं है, इसकी पहले पूरी जानकारी ले ली जाए और उन लोगों से एक लेटर, एक चिट्ठी उनसे ले ली जाए कि उनके घर में पर्याप्त व्यवस्था है। और जो हमारी सर्विलांस टीम है वो भी इसको देखने का काम करेगी। कई बार कुछ लोग ठीक से बात बता नहीं पाते हैं। उत्तरकाशी में एक क्वारंटीन वार्ड का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें
वीडियो बनाने वाला शख्स आरोप लगा रहा है कि वार्ड में कोरोना संक्रमित मरीजों को एक्सपायरी दवा दी जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने मामले का संज्ञान लिया है और परियोजना निदेशक को जांच के निर्देश दिए हैं। हालांकि हम आपको यह बता दें कि वायरल वीडियो की पुष्टि एबीपी गंगा नहीं करता है। इसमें एक्सपायरी डेट का ये हिस्सा कटा हुआ है, राइट साइड से इसमें ये कटा हुआ है। इसी तरह से यहीं पे है, उस दवाई को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कृपया जरा इस दवाई पे गौर कीजिए। इस दवाई पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या लिखी है और एक्सपायरी डेट क्या लिखी है। ये एक्सपायरी डेट नहीं है, एक्सपायरी डेट का हिस्सा मुझे कटा हुआ मिला है। और जिस दवाई पे एक्सपायरी डेट ओके है, सिर्फ वही मेरे को जो है यहाँ पे वो सही मिली है। अधिकतर दवाइयाँ ये देखिए। तो इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।